तो हम तो बच्चों आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि बेसिकली आप स्टडी करते हैं एक चार्ज की। जब चार्ज कहाँ पर होता है, रेस्ट में होता है। तो जब चार्ज रेस्ट में है तब जाके हम स्टडी करेंगे, तो उस स्टडी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले आपने 11th क्लास में ये पढ़ा होगा ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है कि जब दो मास पार्टिकल होते हैं, एक मास पार्टिकल का दूसरे मास पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स के बारे में आपने स्टडी करी थी, वो आपने पढ़ा होगा। वो कितना होता है, G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, वो फोर्स आपने पढ़ा होगा। बेसिकली वैसा ही फोर्स यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि जो फोर्स है वो किस किस बीच में लगता है, चार्ज के बारे, चार्ज के बीच में। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये जानना होगा चार्ज क्या होता है। तो पहले ये देखा गया, थेल्स ने ये देखा गया कि जब किसी एक अंबर की रोड होती है, उसे वूल के साथ रब करते हैं, तो उस अंबर की रोड में इस प्रकार से प्रॉपर्टी आती है कि वो जब छोटे छोटे पेपर के पीस के पास ले जाते हैं तो उन्हें क्या करने लगती है, वो छोटे छोटे पेपर के पीस को अट्रैक्ट करने लगती है। तो उस टाइम पे वो ग्रीक लैंग्वेज में जो अंबर की रोड थे उसे इलेक्ट्रॉन बोला जाता था। तो इलेक्ट्रॉन बोला जाता था। तो उस टाइम से उस जो इस टाइप की स्टडी को, जो चार्ज से रिलेटेड है, उस टाइप को स्टडी को क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया गया। ठीक है। उसके बाद हम और ज़्यादा चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चार्ज जो होता है, तो बेसिकली अगर चार्ज को देखा जाए तो चार्ज क्या होता है, तो ये भी सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम फोर्स क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस लॉ क्या होता है। ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे दो, हम अभी बात कर रहे थे कि दो मास पार्टिकल के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, तो वो G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। दूसरी बात, वहाँ पर जो मास था वो केवल एक ही टाइप का होता है। मास क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वहाँ पर एक जो फोर्स लगता है वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव टाइप का होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो बिलियंस ऑफ टाइम्स क्या होता है, स्ट्रोंगर होता है। किससे, आपकी ग्रेविटेशन फोर्स से। तो वहाँ पर आपने ये पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव टाइप का होता है। यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या होता है, रिपल्सिव टाइप का भी होता है और अट्रैक्टिव टाइप का भी होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैटर होता है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी आपके पास जो मैटर होता है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो दो टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव मैटर और एक नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, और एक हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, और एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का। तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहे चार। तो हमारे पास जो फोर्स भी आएंगे वो कितने टाइप के आएंगे, दो टाइप के आएंगे। अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और डिफरेंट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ पर जो आपका केवल ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव टाइप का होता है, और आपका इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों टाइप का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके दोनों के चार्ज कौन से हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो आपका क्या होगा, रिपल्शन होगा। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तब भी रिपल्शन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो आपका अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तब भी आपका अट्रैक्शन होगा। उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं कि बेसिकली सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ने से पहले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक, अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़नी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने से हमें किस किस के बारे में जानकारी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी मिलेगी, आपकी स्प्रिंग फोर्स जो होता है तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो सारी चीज़ों के कैसे हमारा इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है, उससे पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सबसे छोटी चीज़ जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी जिस पर डिपेंड करती है वो चार्ज। तो चार्ज का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली कोई भी आपके पास अगर कोई रोड है, या कोई भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, या कोई भी मान लो कोई भी चीज़ है आपके पास, तो वो किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। सब जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ा था आपने। जो एटम से मिलकर बनी होती है
और एटम में क्या होता है, एटम बेसिकली, अगर एटम की इस बारे में भी हमें पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले एटम के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। तो एटम क्या होता है बच्चों, कि एटम में क्या होता है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, और सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। हम जानते हैं कि आप ये बोल रहे हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन मेरे माइंड में आने चाहिए कि न्यूक्लियस पॉजिटिव है क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज को क्या करना होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर जाकर क्या करना चाहिए, गिर जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए। तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकलकर कहाँ आ जाना चाहिए, बाहर की तरफ आ जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है। तो ये दोनों कई चीज़ें हैं, तो हम एटम के बारे में हमें पढ़नी है, ठीक है। तो देखो, ये पहला डाउट आपका क्लियर करता हूं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और आप ये भी जानते हैं कि जो एटम की रेडियस होती है, और एटम की रेडियस तो कितनी होती है, 10⁻⁻10 के मीटर की ऑर्डर की होती है। तो रेडियस ऑफ एटम वो होती है 10⁻⁻10 मीटर की ऑर्डर की, ठीक है। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 के मीटर की ऑर्डर की होती है। तो देखो बच्चों, तो एक बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के लिए कंडीशन ये है, अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 से क्या हो, कम हो, तो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स वैलिड नहीं रहेगा। अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 से ज़्यादा है तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहेगा, लगेगा, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप। तो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻15 के मीटर की ऑर्डर की होती है। तो यानी दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, 10⁻⁻15 से कम ही होगी। तो क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन, ये जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन और प्रोटॉन है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 10⁻⁻15 से कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, यानी कूलम्ब फोर्स यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, आपका जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, जो कहाँ कब वैलिड होता है, जो जब डिस्टेंस दो पार्टिकल के बीच के 10⁻⁻15 से कम हो जाती है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव टाइप का होता है। इस वजह से वो प्रोटॉन को क्या रखता है, बांधे रखता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन से उनको बांधे रखता है। इस वजह से न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन बाहर नहीं आते। दूसरी चीज ये बोल रहा हूं मैं, पहला डाउट क्लियर। दूसरा डाउट यह है कि जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस में जाकर गिर क्यों नहीं जाते, या मतलब इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट होके न्यूक्लियस के पास क्यों नहीं चले जाते। तो ये बच्चों आगे जाके आप हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ोगे, वहाँ से आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे। उस एनर्जी को वो क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ेंगे आगे जाके हायर क्लासेस में। तो वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स से अपन ये प्रूफ करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करके उसको कंपेयर करते हैं अल्फा पार्टिकल डिके से, तो वहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा बाहरी जो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ ही क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा, नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपके चार्ज के बारे में थी। और चार्ज के बारे में जैसे आपने और बात करें हम, तो चार्ज के बारे में आपने जनरली सुना होगा या आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, डिसिमिलर चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों, एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसकी, चार्ज की। तो वो चार्ज की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो चार्ज की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो चार्ज की जो डेफिनेशन होती है, तो चार्ज की डेफिनेशन को मतलब आप
क्या समझते हैं, मतलब चार्ज के बारे में आपको कैसे ज़्यादा फीलिंग आएगी? तो चार्ज की बहुत ही बेस्ट डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, लिख लेना। चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी बेसिकली इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि चार्ज इज द सोर्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली चार्ज का मतलब ये कि वो चार्ज है तो आसपास क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और तो ये चार्ज है हमारे पास, कोई भी चार्ज Q, तो आसपास क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो इस वजह से चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब ये है अगर कोई चार्ज है, अगर इस नेचर में अगर कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो उसके डेफिनेटली उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा। सेकेंड थिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज है, अगर आपको इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मान लो सपोज करो इस रूम में या यहाँ पर इस एनवायरनमेंट में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आपने किसी चार्ज को रखा तो वो चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी उस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो किस पे दिखेगी आपको, चार्ज पर दिखेगी। किस पे दिखेगी आपको, चार्ज पर दिखेगी। तो चार्ज की सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन क्या हुई, चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार्ज की डेफिनेशन हुई। चार्ज के बारे में हम ये डेफिनेशन हुई। तो हम बात कर रहे थे पहले किसकी, एटम की। तो एटम के अंदर हम बात कर रहे थे किसकी, मैंने ये बताया कि आपको न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन बाहर क्यों नहीं आते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं चले जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया किसके बारे में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको थोड़ा आइडिया मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। और बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल, यानी पॉइंट पार्टिकल होता है, बिल्कुल पॉइंट लाइक, ठीक है। उसके बाद हम प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना आप, जो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा या आना चाहिए, और मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर कोई न्यूट्रॉन रखा हुआ है, मान लो ये सपोज करो ये न्यूट्रॉन नहीं रखा हुआ है, इसके पास से इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। क्या इलेक्ट्रॉन बीम में डिफ्लेक्शन आएगा, तो आपका ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपका क्या होगा, आंसर होगा नो, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन बीम पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब न्यूट्रॉन के पास से इलेक्ट्रॉन बीम, कोई न्यूट्रॉन है, उससे कोई इलेक्ट्रॉन बीम पास करती है तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है। तो भाई ऐसा कैसे हो रहा है, तो आप ही तो बोल रहे थे अभी कि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन के जो बाहरी आउटर शेल पे जो चार्ज क्वार्क होता है वो क्या होता है, -e/3 सरफेस पर, और सेंटर पे जो चार्ज होता है वो 2+2/3 e होता है। यानी जो न्यूट्रॉन है वो 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। एक क्वार्क है पे चार्ज -e/3, दूसरे चार्ज पे भी -e/3, और तीसरे क्वार्क पर चार्ज होता है +2e/3। तो जो दो ये नेगेटिव वाले क्वार्क के सरफेस पर होते हैं और
जो पॉजिटिव वाला क्वार्क होता है वो सेंटर की तरफ होता है। तो इस वजह से सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम की में डिफ्लेक्शन आता है। तो ये बच्चों ये आप ध्यान रखना, क्योंकि न्यूक्लियस ऐसा न्यूट्रॉन है वो क्या है, पूरा आप पूरा कंबाइंड फॉर्म में देखोगे तो उसका चार्ज कितना है, 0 है, लेकिन उसका क्या है, नेगेटिव चार्ज सरफेस पर होता है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होता है, सेंटर की तरफ होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन बीम क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। तो आपने ये चार्ज के बारे में ये सब कुछ पढ़ा है। उसके बाद हम चार्ज के बारे में और पढ़ेंगे बाद। तो देखो बच्चों, हम अब बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में, इतना ही आपके सफिशिएंट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ फोर्स। तो फोर्स के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो फोर्स तो हमने पढ़ा, तो सबसे पहले तो फोर्स के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने में तो कूलॉम लॉ हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली कूलॉम होता क्या था उस टाइम पे, कि जो केवेंडिश था, केवेंडिश ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की कैलकुलेशन की थी। दो चार्ज पार्टिकल थे क्यू, एक ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है इसके बारे में सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था, केवेंडिश ने। लेकिन केवेंडिश ने जो अपना रिजल्ट था वो पब्लिश नहीं किया था। उसके 13 साल बाद जो कूलॉम था उसने ये कूलॉम ने दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स कैलकुलेट किया और उसने रिजल्ट पब्लिश किया। इस वजह से आज उसने रिजल्ट पब्लिश किया, इस वजह से हम क्या जानते, उस लॉ को, उस फोर्स को क्या किस नाम से जानते हैं, कूलॉम लॉ के नाम या कूलॉम फोर्स लॉ बोलते हैं। तो जो कूलॉम के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स होता है वो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। आप जानते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को भी रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आपका ये क्या हो जाता है, फोर्स के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर आपका वैक्यूम है या वैक्यूम में के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.8 जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है। कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है। फोर्स की वैल्यू आप और के की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो के की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके तो वो आती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो आप यहाँ से फोर्स की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम कूलॉम लॉ के बाद हम आइडिया आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो सबसे उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का आपको सबसे पहले आइडिया देता हूं मैं। मान लो आपने कोई स्पेसक्राफ्ट को दूसरे प्लेनेट पर भेजा। स्पेसक्राफ्ट को आपने दूसरे प्लेनेट पर भेजा, वो थोड़े टाइम बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद वो आपके दूसरे प्लेनेट पर पहुंचा। प्लेनेट पर पहुंचने के बाद वो आपको क्या करता है, सिग्नल भेजता है। तो वो सिग्नल कैसे भेजता है, बेसिकली वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट रहा होगा। उस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से या इलेक्ट्रॉन के मोशन से वहाँ पर क्या होगा, हो रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। क्योंकि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रेडिएट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब रेडिएशन ही होता है। तो वो जो रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो चारों तरफ फैल करके आपके अर्थ तक आती है। अर्थ तक किस स्पीड से आती है, लाइट की स्पीड से आती है। तो वो जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ तक आया, अर्थ तक आया। अर्थ पे आपके क्या होता है, उस सिग्नल को पढ़ने के लिए एक रिसीवर लगा होता है। उस रिसीवर में भी क्या होता है, बेसिकली सर्किट होता है। उस सर्किट में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आकर उस सर्किट की क्या करता है, उस सर्किट से इंटरेक्ट करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों में हलचल होती है। और उन इलेक्ट्रॉनों की हलचल को, उन इलेक्ट्रॉनों की डिस्टर्बेंस को मेज़र करके या उनसे क्या करना था, सिग्नल जनरेट करके हम वहाँ पर से जो सिग्नल भेजा उसका हम क्या कर लगाते हैं, यहाँ पर उस सिग्नल को यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब कैसे ट्रेवल करता है, ठीक है। और चीज़ बात करें, जैसे मान लो सपोज करो आपके पास क्या है, कोई भी हॉट क्या है, जैसे कोई भी हॉट चीज़ मान लो, कोई बल्ब मान लो जलता हुआ पहले वाला, ठीक है। जो पहले बल्ब आता था पीला वाला बहुत गर्म होता था, वैसा वाला बल्ब मान लो।
तो उस बल्ब के आसपास जो आप जाओगे तो उसके आसपास जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, उससे दूर जाओगे तो और कम होगा, और दूर जाएंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, उस बल्ब की वजह से टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हमें किसी पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू मेज़र करनी है, तो वहाँ पर उस पॉइंट पर क्या लगा देंगे, हम थर्मोमीटर लगा देंगे। उस हर उस स्पेस के हर XYZ पोजीशन पर हम थर्मोमीटर से क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली टेम्परेचर फील्ड क्या होता है, एक स्केलर फील्ड होता है, तो उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। वैसे की वैसे क्या होता है, कोई चार्ज होता है, उस चार्ज के आसपास क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो बेसिकली उस चार्ज के आसपास क्या होता है, एक इन्वायरमेंट जनरेट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और अच्छी डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि अब जैसे वहाँ पर आपने देखा कि जैसे किसी पॉइंट पर अपन को टेम्परेचर मेजर करना है, कोई बल्ब रखा हुआ है, हॉट बल्ब, उसके आसपास आपको टेम्परेचर मेजर करना है, तो थर्मोमीटर लगा देते हैं। थर्मोमीटर क्या करता है, उस टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। उसी प्रकार से मैंने आपको चार्ज के डेफिनेशन में बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को उससे कौन इफेक्ट में आएगा, तो उससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसको इफेक्ट कर सकता है, मतलब किससे इंटरेक्ट कर सकता है, वो केवल किससे कर सकता है, चार्ज से इंटरेक्ट कर सकता है। इसी प्रकार अपन किसी पॉइंट पर अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करनी हो तो वहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज से अपन उस टेस्ट चार्ज रखना होगा, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं, एक स्मॉल चार्ज पर, स्मॉल टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है, यानी यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, वही क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पर जो Q टेंस टू है ना, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिमिट अगर जो टेस्ट चार्ज है वो कितना हो, बहुत स्मॉल हो, तो जो उस पर जो फोर्स लगेगा वही क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जैसे मान लो कोई कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जैसा कि मैंने बोला कि आपको क्या रखना होगा, वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखना होगा। उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, Q0 होगी। तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, Q0 अपॉन R² लगेगा। ये कहाँ से आया, कूलाम लॉ से, इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F अपॉन Q0, टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स। तो F की वैल्यू यहाँ से क्या आई, Q0 अपॉन R² अपॉन 1 अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, KQ/R², आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यानी किसी पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, KQ/R² होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो उसके आगे, ठीक, तो उसके आगे अगर अपन कोई एग्जांपल देखें, जैसे मान लो, तो एग्जांपल देख सकते हैं अपन, जैसे कोई मान लो, जनरली बात करें अपन, कोई ये Q1 चार्ज है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, कोई P पॉइंट है। ठीक है, Q1 चार्ज की जो वैल्यू है आपके पास वो 12 नैनो कूलाम है, प्लस 10 नैनो कूलाम, और ये माइनस 12 नैनो कूलाम। ठीक है, यहाँ से इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसकी बीच की डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये इन दोनों के जो बाइसेक्शन पर, यानी इनके मिड पॉइंट पर आपको ये रखा हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको P पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम जानते हैं कि टेस्ट चार्ज पर लगने जो फोर्स लगता है, फोर्स की डायरेक्शन में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते कैसे हैं हम, कि जो
टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स की जिस डायरेक्शन में होता है उसी पर क्या होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर मैं टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो कहाँ की तरफ जाएगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किससे, Q1 चार्ज से वो क्या होगी, आउटवर्ड। ठीक है, ये Q2 चार्ज जो है -12 नैनोकूलम है, उस पर अगर इस पी पॉइंट पर अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूंगा तो वो कहाँ की तरफ आएगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी इधर की तरफ आएगा, यानी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 चार्ज की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर ये इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींच देता हूँ मैं। बोलो बच्चों ये एंगल अल्फा, ठीक है, समझ में आ रहा है, अगर ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, अल्फा हो जाएगा। तो ई Q1 का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों ई Q1 कोस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और इस ई Q2 का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई Q2 कोस अल्फा होएगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल अल्फा और तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो और दूसरा कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा वो एक ये वाला कंपोनेंट आएगा, इसमें क्या हो जाएगा ई Q1 साइन अल्फा, और ये आएगा वो क्या आ जाएगा ई Q2 साइन अल्फा। ठीक है, अब देखो ई Q1 की वैल्यू अगर अपन निकालें वो क्या आएगी, KQ/R²। तो K की वैल्यू 9 × 10⁹ और Q की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास 12 नैनोकूलम, 12 × 10⁹ अपॉन R², R यानी 13 सेंटीमीटर, यानी 13 × 10⁻²² का होल स्क्वायर। तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी 4.9 × 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, और इतनी ही वैल्यू, क्योंकि Q तो वही की वही है, बस केवल क्या हुआ है, साइन चेंज हुआ है, तो ई Q2 की वैल्यू भी क्या आएगी, वही आएगी, यानी ई Q2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4.9 × 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम आ जाएगी। ठीक है, इतना। उसके बाद सॉरी, तो ये हमारे पास जो ई नेट आएगा, जो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखो इसका ई Q1 तो साइन अल्फा दोनों क्या है, सेम है, तो और ई Q1 और ई Q2 भी क्या है, इक्वल है, तो ई साइन अल्फा और ई Q1 साइन अल्फा और ई Q2 साइन अल्फा वो क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण उनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ई Q1 कोस अल्फा और ई Q2 कोस अल्फा क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बच्चों जो हमारे पास ई नेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई Q1 कोस अल्फा प्लस ई Q2 कोस अल्फा, यानी ई Q1 और ई Q2 क्या थे, बराबर थे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2EQ1 कोस अल्फा। ठीक है, तो 2EQ1 की वैल्यू कितनी आई थी, 4.9 × 10⁻³ और कोस अल्फा की वैल्यू आएगी, तो कोस अल्फा की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो कोस अल्फा जो होगा वो कोस अल्फा बेटा बच्चों क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इसका यहाँ पर ये पूरी डिस्टेंस ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो ये हाफ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो बेस कितना हो गया उसका 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, यानी कोस अल्फा की जो वैल्यू आई, जो कोस अल्फा की जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5/13। तो यहाँ पर से आप जो कैलकुलेट करेंगे जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी उसके पहले जो ये जो कुछ वैल्यू आएगी ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू 4.9 × 10⁻13 ये 3 नहीं आएगी, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना मेरी इसको। ठीक है, ये जो भी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, तो उस जो तो यहाँ पर हमारे पास वहाँ पर क्या आया था, ई नेट निकालना है, तो ये हमारे पास एक मिनट, तो ये ई Q1 कोस अल्फा,
तो E, तो देखो बच्चों, तो ये 2 EQ1 की वैल्यू वहाँ से रखेंगे अपन निकाल के, cos अल्फा की वैल्यू 5/13 आएगी, तो वो जो अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगी 4 × 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलाम। तो ऐसा आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट चार्ज कॉम्बिनेशन के लिए आप निकाल सकते हैं।